नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। कमोडिटी मार्केट के प्राइस सेक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर थोड़ी मुनाव वसूली देखने को मिली है, लेकिन चांदी में रिकॉर्ड तोड़ तेजी का भी सिलसिला देखने को मिला है। क्या रणनीति होनी चाहिए इन स्तरों से, इस पर करेंगे बातचीत। बात करेंगे कॉटन की कि कॉटन पर प्रेशर क्यों बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या है फंडामेंटल्स, प्रोडक्शन डिमांड कैसी नजर आ रही है, सब पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ शो में मौजूद रहेंगे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता और सीआई के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा भी शो में मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट सोने चांदी के भाव आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली सोने चांदी में किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या रणनीति इन स्तरों से होनी चाहिए और अब आगे के लिए क्या ट्रिगर्स हैं जो फर्दर प्राइसेस को ड्राइव करते हुए दिखेंगे। सोने को देखें तो इस समय आधा % नीचे 98,900 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं प्राइसेस। लेकिन बात करें सिल्वर की तो यहां पर लगातार रिकॉर्ड हाइज हमने बनते हुए देखे। आज रिकॉर्ड हाइज से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, आधा % के आसपास नीचे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम कॉमेक्स पर देखें तो सिल्वर 14 साल के हाइज के करीब लगातार ट्रेड करते हुए दिख रहा है और इंडियन मार्केट्स में सिल्वर अपने ऑल टाइम हाइज के करीब ही कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर रेशियो को अगर समझने की कोशिश करें तो अभी तक सिल्वर में अभी भी निवेश का मौका बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिटर्न्स हमने स्पेशली सोने में आते हुए देखे हैं। लेकिन अब आगे के आउटलुक पर चर्चा करते हैं। विनाश जी नमस्कार। पहले तो आपसे बात करना चाहेंगे सोने और चांदी दोनों पर ही प्राइस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये दोनों ही कमोडिटीज आउट परफॉर्मर रही हैं और जब लगा कि शायद अब ठहराव आएगा तभी इनमें एक नया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आज भले ही थोड़ा थोड़ा नीचे है ये प्राइसेस, बट कोई ये कमजोरी नहीं है, ये वीकनेस नहीं है। लगातार चलने के बाद आधा 1% ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले तो यहाँ से फंडामेंटल्स सोने और चांदी दोनों के आप कैसे देख रहे हैं, क्या व्यू है प्राइसेस को लेकर? दीपाली जी बहुत बहुत नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। जो आपने पूछा है फंडामेंटली, तो सिल्वर इज ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट। चांदी के अंदर जितना करेक्शन आ रहा है वो करेक्शन और उसको स्ट्रेंथ दे रहा है। और ये जो आपने बोला कि आधा टका डाउन है, अगर से मैं कल के हाई से देखूंगा तो इट इज ऑलमोस्ट 2% डाउन, लेकिन बहुत ही अच्छा करेक्शन है और हेल्दी करेक्शन है। जैसे जैसे ये तेजी पे आएगा उसके साथ में एक हेल्दी करेक्शन के साथ में ये इसकी कंसोलिडेशन और स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। जैसे आपने बोला कि बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे इन्वेस्टर की तरफ से चांदी में और सोने में दोनों में भी आ रहा है। तो ये दोनों ही मेटल्स मुझे लगता है कि दे आर स्टिकिंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट। अगर चांदी और सोने के बीच में मैं कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली चांदी इज मच स्ट्रॉन्गर एज एन इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू गोल्ड। ओके अच्छा, एक चीज और अगर हम भाव की बात करें, हमने पिछले हफ्ते भी काफी चर्चा की, इस हफ्ते भी हमारा कंसिस्टेंटली, क्योंकि दोनों ही ऐसे कमोडिटीज रही हैं जो सबसे ज्यादा हॉट रही हैं। अगर हम इस साल के अंत तक या फिर प्राइस पर्सपेक्टिव से देखें, पहले अगर हम गोल्ड की बात करें तो कंसिस्टेंटली ज्यादातर हाउसेस का व्यू एटलीस्ट $3500 और हायर साइड पर तो $3800-3900 तक के भी मिले हैं। ऑलरेडी एक परसेप्शन ये बना था कि फर्स्ट हाफ में सोना चल गया, शायद अब रिमेनिंग ईयर कंसोलिडेशन का नाम हो, बट क्या ऐसा आपको लग रहा है कि प्राइसेस इन्हीं लेवल्स के आसपास स्थिर रहेंगे? क्या आउटलुक है बाय दिवाली, बाय ईयर एंड प्राइस पर्सपेक्टिव से सोने पर? देखिए, इसके अंदर सोने के अंदर मैं आपको ये बताता हूं कि आज भी सोने के अंदर किक बाकी है, क्योंकि आज भी वर्ल्ड बहुत ही अनसर्टेन चल रहा है। जैसे कि कल न्यूज आई थी कि जापान के साथ में डील हुई है जिसमें $550 बिलियन का निवेश होगा, लेकिन ट्रंप के इन इशारे पे होगा। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही अनसर्टेन वर्ल्ड में है, और जितना अनसर्टेन वर्ल्ड होगा इकोनॉमिकली, सोने को उतना सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि सोना अभी भी कोई स्टिकी विकेट के ऊपर है। यहां से साल के अंत तक मुझे और 5% की तेजी में कोई, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। 5% की तेजी आज यहां से इस साल के अंत तक मुझे लगता है कि हो आ सकती है। अजय, आपको भी लगता है कि यहाँ से तेजी अभी और सोने में थोड़ी देखने को मिल सकती है? आपकी राय क्या है गोल्ड पर, इमीडिएट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्लाइटली बाय ईयर एंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी? नमस्कार दीपक। देखिए, बिल्कुल मैं अविनाश जी की बात से सहमत हूँ। देखिए, सोना और चांदी दोनों ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए। एक साल की अगर बात करूँ तो सोना करीबन 46%, 46% का एब्सोल्यूट रिटर्न दे रहा है, जबकि चांदी भी 41। लेकिन चांदी में एक अच्छी चीज है कि पिछले
3 महीने के अंदर 19% की बड़ी तेजी दिखाई है। गोल्ड सिल्वर रेशियो की जो आप बात कर रहे थे, तो हमने देखा था 107 का हाई लग गया था और वहां से 20% क्रैश हुआ है। और जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट आती है, तो कहीं ना कहीं चांदी आउट परफॉर्म करती है। बट 86 87 के करीब भी अगर हम देखें, तो ये स्टार्ट है खाली। मुझे लगता है इसका एवरेज 72 तक आता है, तो यू जस्ट इमेजिन कि यहां से हम 130 जो बार बार मैं कह रहा हूं, वो आराम से अचीवेबल है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल डिमांड, क्लीन डिमांड ये कंटिन्यू बनी हुई है। वहीं सोने की भी अगर हम बात करें, सोने में मेरा व्यू ज्यादा बड़े तेजी का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा इमीडिएट क्रैश देखेंगे। हमने अप्रैल मंथ में देखा था $3500 का हाई लगते हुए, वो आज तक वापस अचीव नहीं हुआ है, डिस्पाइट कि हमने यूएस ईरान के बीच में तनाव देखा, हमने टैरिफ वॉर देखा, हमने काफी चीजें आती हुई देखी, बट गोल्ड अभी भी 35 नहीं तोड़ पाया। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट के चलते जो रुपया 85-20 था, वो अब बढ़कर गिरकर 86 40 86 50 तक पहुंचे। उसके चलते हमने नए हाइज देखे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सेशंस के अंदर गोल्ड एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल कोई नया ट्रिगर नहीं आता। जबकि चांदी में पिछले सोमवार को हमने 1,15,000 का लेवल देखा, फिर 1,10 का फॉल देखा, फिर 1,16 का वापस अब देखा, तो ये वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। बट टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अगर मैं देखूं, तो दोनों ही काउंटर सीवियरली ओवरबॉट दिखाई दे रहे हैं, तो एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। आज प्योरली इंट्राडे की अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, जहां पे 99,100 पे बेचना है, 99,500 का स्टॉप लॉस रखना है, 98,400 तक का टारगेट रहेगा, बट ये इंट्राडे है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें, तो चांदी उतना ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग मत करके चलिए। हाँ, इंट्राडे में हो सकता है कि प्राइसेस 1,14,000 1,13,800 तक का लेवल मिल जाए, बट प्रिफर्ड रहेगा चांदी में थोड़ा वेट कीजिए, सोने में एक करेक्शन देखने मिल जाएगा। ओके, अच्छा अविनाश जी, सिल्वर पर आपके टारगेट्स क्या हैं बाय ईयर एंड? क्योंकि अगर हम, जैसे आपने भी जिक्र किया, और अगर हम सिल्वर के फंडामेंटल्स भी देखें, एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर है कि इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ से बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अगर हम ग्लोबल अनुमानित सिल्वर सप्लाई देखें, तो वो उसके मुकाबले डिमांड ज़्यादा है, और लगातार ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 5वें साल सिल्वर डेफिसिट में है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसने सपोर्ट किया है, बट क्या इन सब फैक्टर्स का रोल अभी भी प्ले होना बाकी है? क्या यहाँ से भी और अपसाइड आप देख रहे हैं? क्या व्यू है प्राइस पर्सपेक्टिव से बाय ईयर एंड, और बाय अगर हम दिवाली मान के चलें? Dipali ji, by Diwali, I can expect the silver price to be around $42 in the international market, and by the end of the year, I am looking at $50. मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ चांदी के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे जो ट्रेड डील्स होती जा रही है, ट्रेड डील्स जैसे जैसे अच्छी तरह से होती जा रही है, उससे क्या होगा कि देयर विल बी अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्पाइक व्हिच विल हैपन, व्हिच विल गिव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू सिल्वर प्राइस, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा कंजम्पशन चांदी का है। तो मुझे ये लगता है कि चांदी इज सिटिंग ऑन अ रॉकेट राइट नाउ, और वो $50 पे पहुंचते पहुंचते कोई टाइम नहीं लगेगा अगर से वो ट्रिगर लेती है। तो मुझे ये लगता है बाय द एंड ऑफ द ईयर आई एम लुकिंग एट $50। तो यहां से अभी भी मुझे लगता है कि 25% की तेजी चांदी के अंदर आ सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन साथ के साथ जब इन्वेस्टर के एंगल से आप देखोगे, तो उसको ये समझ के चलना पड़ेगा कि देयर इज अ रिस्क ऑफ 5 to 7% डाउनवर्ड आल्सो। वो रिस्क को कंपेयर करते हुए तेजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम निवेश की बात करें, तो गोल्ड से ज्यादा कन्विक्शन सिल्वर पर है आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला पॉइंट। और दूसरा ये एक्सपेक्ट करके चलें कि सिल्वर में जो फ्लोज रहेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लोज रहेंगे, वो यहां से और बेहतर होते हुए दिखें? 100% मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट के एंगल से प्रोस्पेक्ट्स बेटर है कंपेयर टू गोल्ड। ओके, एक क्विक कमेंट अजय आपका भी, इन्वेस्टमेंट निवेश के हिसाब से सोने चांदी में, चांदी के साथ जाएगा आपका कन्विक्शन? 200% चांदी के साथ जाएगा, क्योंकि आप 50 साल में अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो देखोगे, तो 90 के ऊपर रेशियो कभी टिका ही नहीं है। हमने कोविड के समय 126 का लेवल देखा, बट तुरंत 3 महीने के अंदर 72 है। इसका एवरेज भी 72। तो मुझे लगता है कि यस, ईयर एंड तक 31, जो मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ, बट अगले 2-3 साल की भी बात करें, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रांग हो रहा है कि ये $70 तक जा सकता है। जैसे 1980 में हंट ब्रदर के समय हमने $50 देखा, 2011 में भी $50 देखा, बट इस बार क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में बहुत एग्रेसिव बाइंग है, साथ में सप्लाई शॉर्टेज है। तो $70 2 से 3 साल लगेंगे, बट अभी 1,30,000 और ऊपर में 42, जो अविनाश जी ने बताया, मेरा भी वही व्यू है, वहां तक एक बार जाकर थोड़ा टाइम करेक्शन ले सकता है, बट
चांदी प्रिफर्ड है। जैसे आप एसआईपी करते इक्विटी में, आप सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। चांदी अभी भी बहुत ही सस्ती है सोने के मुकाबले। अच्छा, एक फाइनल कमेंट अविनाश जी, फिजिकल मार्केट को लेकर किस तरीके का रुझान फिजिकल मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रहा है इन लेवल्स पर? क्या एक्सपेक्ट करें? ओवरऑल फेस्टिव सीजन कैसा रह सकता है डिमांड के हिसाब से? क्योंकि प्राइसेस तो हायर साइड पर हैं, एक्सेप्टेंस पूरी तरीके से कंज्यूमर के मन में आई है, या फिर पिछले साल भी क्योंकि हमने देखा था कि जो फेस्टिव सीजन था वो पिछले साल के मुकाबले, उसके प्रीवियस ईयर के मुकाबले उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, तो उस पर्सपेक्टिव से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? दीपाली जी, पिछले साल आपने जैसे बोला, मैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखता हूं, क्योंकि पिछले साल अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने 9% ड्यूटी कम की थी और उस वजह से बहुत अच्छी बाइंग निकली थी फेस्टिवल सीजन में, एंड इट वाज वेरी गुड। एंड दिस ईयर आल्सो द फुटफॉल्स हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन द स्टोर्स, एंड मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कोई प्रॉब्लम होगी। फेस्टिवल सीजन विल बी वेरी वेरी गुड, और इसके लिए GJC is coming out with a festival, jewelry shopping festival लेकर आ रही है लक्की लक्ष्मी के नाम से, which will also boost up the people to come into the jewelry stores, और ये होने वाला है, और 110% jewelry के sales will improve। कस्टमर ने प्राइस एक्सेप्टेंस कर ली है, उनको लगता है कि 2-4% ऊपर नीचे होगा, कोई बहुत बड़ा करेक्शन इसमें नहीं आने वाला है, तो लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और यहां से ज्वेलरी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर। ओके, चलिए, शुक्रिया अविनाश जी आने के लिए शो में, सोने चांदी पर हर पर्सपेक्टिव से अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और बाकी कमोडिटीज पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं कि बाकी प्राइस एक्शन क्या देखने को मिल रहा है एग्री बाजार में। एक बार कच्चा तेल, नेचुरल गैस, बेस मेटल्स के लेवल्स लेकर आते हैं और उसके बाद ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस $68-69 के आसपास कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर नेशनल गैस को देखेंगे तो यहाँ हमने लगातार थोड़ी करेक्शन आते हुए देखी थी। आज की प्राइसेस भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर प्रेशर परसिस्ट करते हुए। क्या व्यू है आपका अजय पूरे ही एनर्जी पैक पर? देखिए, सबसे पहले कच्चे तेल की अगर बात करें तो प्राइजेस $70 के इर्द गिर्द ही मूव कर रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रेड जो टैरिफ ट्रेड है वो अब कहीं ना कहीं सेटल्ड आउट हो रहा है, जिसके चलते एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर देखें तो ओपेक ने अगस्त मंथ की जो बैठक रहेगी, यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट में एक बढ़ोतरी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में अटक चुका है। तो आई थिंक नीचे में 67, ऊपर में 72, ये दायरे में रह गए। तो आज पर्टिकुलरली अगर एमसेक्स की बात करें तो मुझे लगता है 5620 पे लेके चलिए, 5550 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड लिमिटेड रहेगा, बट 5750 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस में हमने काफी बड़ी गिरावट आती थी, जिस ढंग से पहले जो सप्लाई कंसर्न्स बन रहा था वो अब काफी हद तक कम हो चुका है। यूरोप के जो स्टोरेज कैपेसिटी है वहां पे हमने काफी अच्छी रिफिलिंग देखी है। वेदर को भी लेकर वार्म वेदर हुआ है, जिसके चलते डिमांड इतनी निकल के नहीं आ पा रही है। टेक्निकली काउंटर और भी खराब दिखाई दे रहा है, जो नीचे में 250, 248, 248 से 250 तक का लेवल दिखा दे, बट टेक्निकली थोड़ा ओवरसोल्ड हो चुका है क्योंकि हमने 320 से कंसिस्टेंट फॉल देखा है। तो मे बी पॉसिबल है 270 तक का जब मिले वहां पे आप इक्वाली करके चलिए। 280 का स्टॉप लॉस लगाइए। 255 तक का ओवरऑल टारगेट रहेगा जो अगले 2 से 3 सेशन में मिलेगा। आज इन्वेंट्री का डेटा भी आना है। ओके, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और अब बात करते हैं कॉटन की। इंडस्ट्री में ऑल्टरनेटिव फाइबर की बढ़ती मांग और दूसरे कई ऑप्शंस के वजह से कॉटन के डिमांड में कमी देखी जा रही है। इसी पर विस्तार पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं CII के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो ऑल्टरनेटिव फाइबर की बात करेंगे। जो डिमांड है ऑल्टरनेटिव फाइबर की इंडस्ट्री में वो कैसी है, क्यों बढ़ी है, क्या वजह है? जी, गुड मॉर्निंग दीपाली जी। बढ़ रही है, आप बिल्कुल सही बोले। 4 साल पहले और विस्कोस का जो हमारा कंजम्पशन था पर डे वो 1800 टन था और आज वो पहुंच गया है 2600-2700 टन। मतलब 35% विस्कोस का कंजम्पशन हमारे यहाँ 4 साल में बढ़ गया है। उसकी कई वजह हैं, क्योंकि कॉटन जो है, हमारा कॉटन वर्ल्ड मार्केट में सबसे महंगा है, नंबर 1। तो स्पिनर्स को उसमें कोई पड़ता नहीं बैठ रही है और लॉस हो रहा है। और उसकी कॉटन की कंपैरिजन में विस्कोस के आज कॉटन का रेट है पर केजी 170 रुपीस,
विस्कोस का प्राइस है 155 रुपीज और पॉलिस्टर का रेट है 102 रुपीज पर केजी। विस्कोस स्पिन करने से स्पिनिंग मिल को 95 to 96% रियलाइजेशन आता है और कॉटन यूज करने से 73% आता है। तो वो फिर 20 रुपया अगर ये यूटिलाइजेशन रियलाइजेशन रेशियो देखेंगे तो 135 रुपीज पड़ता है। और अभी कॉटन इतना महंगा हो गया है तो एक्सपोर्ट वगैरह में भी डिमांड जो है वो ऑल्टरनेट फाइबर के कपड़े की डिमांड अभी बढ़ गई है ज्यादा करके। स्पिनिंग में वीवर्स जो है वो या तो पॉलिस्टर विस्कोस और कॉटन ब्लेंडेड माल मांगते हैं। मैं कल किसी कोई मेरे को बोल रहा था कि एक टाइम था भिवंडी में दिखता था, अभी वो घट के सिर्फ 30% रह गया है और बाकी 60% पॉलिस्टर विस्कोस का यान बिकने लग गया है। तो ये मेन वजह है, हमारा कॉटन का रेट बहुत ज्यादा है। और अगर मैं आपको बताऊं दीपाली जी, तो वर्ल्ड में स्पिनिंग मिल्स का जो कंडीशन है और गारमेंट वालों का, वो 70% ऑल्टरनेट फाइबर्स यूज करते हैं और 30% कॉटन करते हैं। मगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी चलते हुए उल्टा है, 70% कॉटन यूज करते हैं और 30% अदर फाइबर्स यूज करते हैं। जी दीपाली जी। ओके, अच्छा, इनफैक्ट प्राइसिंग पर तो मैं अतुल जी आपकी राय लूंगी, लेकिन अगर हम इंपोर्ट्स के आंकड़े भी देखें तो जो इंपोर्ट्स रहे हैं वो रिकॉर्ड हाइस पर रहे हैं। तो एक तरफ जहां पर डिमांड उतनी अग्रेसिव नहीं है कॉटन की, दूसरी तरफ इंपोर्ट्स हमने काफी स्ट्रांग देखे हैं। उसके पीछे वजह क्या है और क्या ट्रेंड्स आगे एक्सपेक्ट करें? जी देखिए, इंपोर्ट्स इस साल 38 to 40 लाख बेल्स इंपोर्ट होने जा रहा है। लास्ट ईयर 15 लाख बेल था, तो 250% इंपोर्ट बढ़ गया है। जबकि हमारे यहाँ सरप्लस स्टॉक है, 55 लाख बेल्स का क्लोजिंग होने जा रहा है, फिर भी रिकॉर्ड हाई है। और वो भी 11% ड्यूटी लगने के बाद, इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद इतना हाई इंपोर्ट। तो इसमें मैं कहूंगा कि ये जो सीसीआई की कुछ सेल की पॉलिसी है उसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ गया है। 11% ड्यूटी भर के भी अगर स्पिनिंग मिल को इंपोर्टेड कॉटन परवड़ता है तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि हमारी सेल पॉलिसी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। तो इसके लिए कुछ सुझाव गवर्नमेंट को ट्रेड से लेने चाहिए। स्पिनिंग मिलें जो बड़ी बड़ी मिलें हैं वो अभी से इंपोर्ट चालू कर दिया। अभी लास्ट नवंबर डिलीवरी के 50,000 टन के अभी से काम हो गए ब्राजील और अफ्रीकन कंट्रीज के। वो कॉटन आज आपको मैं बताऊं, टांजानिया का कॉटन इमीडिएट शिपमेंट 50,000 रुपया पोर्ट डिलीवरी पड़ता है। ब्राजील का कॉटन, नया कॉटन जो आने वाला है अगस्त सितंबर डिलीवरी, वो 51,500 में मिल रहा है और हमारे कॉटन के रेट 57-58 रुपये के हो गए। तो स्पिनिंग मिल्स को ये रेट में परवड़ता नहीं है तो वो इंपोर्ट कर लेती है। क्या करेगी, इतना कॉटन का स्टॉक होते हुए मिलों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है दीपाली जी। तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। राइट, गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स ले सकती है उस पर मैं आपके कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले क्विकली एक चीज और बताइए। आपने हालांकि अलग अलग मार्केट्स के प्राइसेस बताए वर्सेस इंडियन प्राइसेस। अगर हम ओवरऑल एक एवरेज निकालें तो कितना डिफरेंस है प्राइस पैरिटी में इंटरनेशनल मार्केट के और इंडियन मार्केट्स के? जी, करीब करीब हमारा जो कॉटन है ना वो 8 to 10% आज महंगा है। कॉटलुक इंडेक्स के भाव आज है 52,500 और हमारा कॉटन है शंकर 6 कॉटन 57,500। तो 5,000 रुपया हमारा कॉटन महंगा है कॉटलुक इंडेक्स से। तो अगर स्पिनिंग मिल कॉटलुक इंडेक्स के ऊपर से अगर भाव से माल खरीदेगा तो वो इंटरनेशनल मार्केट में, एक्सपोर्ट में कोई भी कंट्री से कंपटीशन में नहीं खड़ा हो सकेगा। तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि हर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटलुक इंडेक्स पे माल मिलना चाहिए जो आज है 52,500। जी दीपाली जी। अच्छा अतुल जी, क्विकली एक चीज और, तो ऐसी सिचुएशन में तो जो फार्मर्स हैं वो काफी निराश हो रहे होंगे। किस तरीके के फिर सोइंग के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्रॉप कंडीशन कैसे दिखाई दे रही है? डिमांड डोमेस्टिक कॉटन की है नहीं, तो हम अगर प्रोडक्शन या ओवरऑल अवेलेबिलिटी की तरफ से देखें तो किस तरीके की सिचुएशन है?
जी, देखिए फार्मर निराश नहीं है, फार्मर को एमएसपी का सपोर्ट है गवर्नमेंट का, और एमएसपी 8% बढ़ने से हो गई है 8,100 रुपया, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेट कपास के हैं वो इंडिया में है। तो फार्मर अदर वे है, फार्मर को कॉटन अट्रैक्ट कर रहा है। इस साल हमें पहले ऐसा लगता था कि 10% सोइंग कम हो जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर फार्मर को कपास के भाव एमएसपी के होते हुए भी फार्मर को भाव नहीं मिले। मगर सरप्राइजिंगली कल जो डेटा है वो इक्वल हो गया। दोनों लास्ट ईयर सेम टाइम 101 लाख हेक्टर का सोइंग था, और इस साल भी 101 लाख हेक्टर हम क्रॉस कर चुके हैं। तो बरोबर ही चल रहा है, और कॉटन का सोइंग का जो सीजन है वो 15 अगस्त तक है। तो ऐसा लगता है कि इस साल जो हम सोच रहे थे 10% सोइंग कम हो जाएगा, वो 3-4% सोइंग बढ़ने जा रहा है। और दूसरा, क्रॉप भी इस साल 15 दिन बारिश पहले हुआ, तो सितंबर 15 से नया क्रॉप की मूवमेंट नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में चालू हो जाएगी। तो फार्मर निश्चित है, सीसीआई उनका माल 8,100 रुपये में लेने के लिए बंधा हुआ है, तो फार्मर को प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये हायर एमएसपी से इंडियन कॉटन जो भाव इंटरनेशनल मार्केट से, कॉटलुक इंडेक्स से अभी हमारे जो भाव 5,000 रुपया ज्यादा है, वो इंडस्ट्री के लिए एक वरी है दीपाली जी। ओके, एक संक्षेप में एक क्विक कमेंट, समय की कमी है अतुल जी, एक आपसे लेना चाहूंगी, अगर हम इंपोर्टेड कॉटन और डोमेस्टिक कॉटन को कंपेयर करें क्वालिटी वाइज प्राइसिंग का, तो आपने डिफरेंस बताया ही, तो क्या अंतर है? जी, देखिए इंटरनेशनल कॉटन जो वर्ल्ड कॉटन जो परचेस करती है स्पिनिंग मिल, उनको 3 से 4% का रियलाइजेशन ज्यादा मिलता है इंपोर्टेड कॉटन में, और वो कॉटन कंटामिनेट करके, कॉटन में कंटामिनेशन बहुत होता है, और फॉरेन की जो कॉटन आती है वो कंटामिनेशन फ्री है। तो उसकी वजह से अगर कंटामिनेशन फ्री यान स्पिनिंग मिलें बेचती है, तो उनको 5% यान के सेल में रेट भी ज्यादा मिलता है। तो जो बड़ी मिलें हैं, अच्छी मिलें हैं, यान की क्वालिटी बनाती है, वो चाहती है हम इंपोर्टेड कॉटन लेके स्पिनिंग करें। जी दीपाली जी। ओके, चलिए, शुक्रिया अतुल जी आने के लिए शो में, और हर पर्सपेक्टिव से इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। किस तरीके के इंपोर्ट्स हैं, प्राइस डिफरेंस इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट में कैसा, और किस तरीके के स्विंग के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।